सिंस इस स्टेट का फॉर्मेशन बहुत लो टेम्परेचर पर होता है, बहुत लो टेम्परेचर पर होता है, इसका मतलब यहां पर पार्टिकल्स का जो एनर्जी होगा वो बहुत कम होगा। तो इन पांचों स्टेट में सबसे कम एनर्जी पार्टिकल्स का कहां होता है? फिफ्थ स्टेट में होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में होता है, जिसे मैंने यहां पर लिखा। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से ज्यादा एनर्जी किस पार्टिकल, मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से ज्यादा एनर्जी पार्टिकल्स का किस स्टेट में होता है? तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो इसके बाद आपका -डिग्री सेल्सियस के बाद का वैल्यू 0 आएगा। मतलब इसके बाद आपका स्टूडेंट सॉलिड, उसके बाद फिर लिक्विड, उसके बाद फिर गैस, और फाइनली सबसे आखिरी में आपका आएगा प्लाज्मा। तो ये है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, order of energy of particles in these different states. Since BEC का फॉर्मेशन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन बहुत लो टेम्परेचर पर होता है, इसलिए वहां के पार्टिकल्स का एनर्जी बहुत कम होता है। प्लाज्मा जो स्टेट है, उस स्टेट का फॉर्मेशन बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, और हाई टेम्परेचर होने के कारण से ही माय डियर स्टूडेंट वहां पर पार्टिकल्स का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन और ये बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए। अब हमें इन चारों स्टेट के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ जिस स्टेट के बारे में फोकस करना है उसका नाम है सॉलिड। तो मैटर का वो स्टेट, आप मेरी बातों को समझेंगे स्टूडेंट, बहुत इजी है। सॉलिड का डेफिनेशन, जिसको आप हिंदी में ठोस कहते हैं, सॉलिड का डेफिनेशन तो आपने जूनियर क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा, टीचर ने कई बार आपको एक्सप्लेन किया होगा, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मैटर का वो स्टेट, किसी सब्सटेंस का वो स्टेट जिसका एक शेप होगा, वॉल्यूम होगा, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, रिजिड होंगे मतलब कठोर होंगे, हार्ड होंगे, तो मैटर के उस स्टेट को हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैटर का वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स का, या मैटर का वो स्टेट जिसमें ऑब्जेक्ट का एक शेप होगा, एक वॉल्यूम होगा, मतलब आकृति के साथ साथ आयतन होगा, शेप होगा, वॉल्यूम होगा, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, छूने पर वो हार्ड होंगे, रिजिड मतलब कठोर होंगे, तो मैटर के उस फॉर्म को हम लोग ठोस मतलब सॉलिड कहते हैं। अच्छा, यही चीज देखो मैंने यहां पर लिखा है सॉलिड, और यहां पर मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड होने के गुण। अब क्या क्या है? तो उनका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगा, निश्चित आकृति और निश्चित आयतन होगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो लेस होगा। इंटर मतलब किसके बीच में? मॉलिक्यूल के बीच में। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होने के कारण से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो डिस्टेंस कम होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण से वो ऑब्जेक्ट रिजिड मतलब कठोर हो जाते हैं, हाई डेंसिटी हो जाता है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इस कारण से मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब डेंसिटी बढ़ जाता है। और ये रिजिड होने का, हाई डेंसिटी होने का, हार्ड होने के पीछे रीजन मैंने क्या बताया? क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। अब यहां पर आइए, इनकंप्रेसिबल, जिसे हम प्रेशर लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस कब होगा? जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तो कंप्रेस करने पर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से डेविएट हो जाएगा, मतलब अपने जगह से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा। लेकिन भाई यहां तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर पार्टिकल्स को कंप्रेस करने पर क्या होगा? वो टूट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाते ही वो टूट क्यों जाता है? जस्ट बिकॉज कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, इसीलिए कंप्रेस करने पर वो एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, वो अपने मीन पोजीशन से फ्लक्चुएट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए वो अपने स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं।
तो मैं वही कह रहा हूं, जैसे स्टूडेंट आपने लिक्विड को हल्का सा प्रेस किया होगा तो आप देखते होंगे कि लिक्विड थोड़ा सा अपनी जगह से फैलता है, गैसेस और ज्यादा कंप्रेस होता है, लेकिन सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए दबाने पर वो नहीं दबते हैं, कंप्रेस करने पर वो कंप्रेस नहीं होते हैं। उसके बाद उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है। फ्लूइडिटी कहने का मतलब उनमें बहने की क्षमता नहीं होती है। जैसे आपने लिक्विड में देखा था कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं, गैस के पार्टिकल्स और ज्यादा फ्लो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो फ्लो नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उनमें फ्लूइडिटी जो है वो नहीं के बराबर होती है। उसके बाद आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब बात है स्टूडेंट कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो मैंने नीचे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैं ऊपर यहां पर लिख देता हूं ताकि आप यहां पर समझ सके। मैं थोड़ा सा यहां जगह यूज कर रहा हूं। रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहला डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम था, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजिड, हाई डेंसिटी, इनकंप्रेसिबल, नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी के बाद जो नीचे लिखा हुआ है उसे मैं यहां लिख रहा हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो नगण्य होता है। और बात आया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, तो स्टूडेंट जब आप डीओ यूज करते हो या परफ्यूम यूज करते हो तो आपने ये बात फील किया होगा कि किसी दूसरे रूम में यूज किया गया परफ्यूम या डीओ जो है वो हम तक पहुंच जाता है। तो पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर जाना, या फिर हम ये कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव कर जाना, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो सिंस सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखते हैं, इस कारण से पार्टिकल मूव नहीं कर पाता है। और जब मूव ही नहीं कर पाया, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जा पाया, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो उसका नेग्लिजिबल है। तो मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना एक मास हो, रखने पर स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसे हम सेंसरी ऑर्गन से फील कर सकते हैं, उसे मैटर कहते हैं। मैटर का दूसरा नाम सब्सटेंस होता है। रूम टेम्परेचर पर मैटर के 3 स्टेट पॉसिबल है, लेकिन वैसे जनरली मैटर के 5 स्टेट पॉसिबल हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पर बनाया गया मैटर का 4th स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं, और बहुत कम टेम्परेचर पर बनाया गया मैटर के 5th स्टेट को हम लोग बोस-आइंस्टीन कहते हैं। सिंस टेम्परेचर और एनर्जी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में पार्टिकल का एनर्जी बहुत कम और प्लाज्मा में पार्टिकल का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अब हम लोग को चैप्टर में सॉलिड के बारे में पढ़ना था, मतलब मैटर का वो स्टेट, मैटर का वो फॉर्म, मैटर का वो रूप, या ये पदार्थ की वो अवस्था जिसका एक डेफिनेट शेप हो, जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम हो, मतलब शेप और वॉल्यूम हो, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, इस कारण से वो हार्ड है, रिजिड है, डेंसिटी ज्यादा है, कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, फ्लो नहीं कर पाते हैं, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, और सिर्फ अपने मीन पोजीशन पर ही वो वाइब्रेट करते रहते हैं। वैसे मैटर के उस फॉर्म को, मैटर के उस स्टेट को हम लोग सॉलिड कहते हैं। और किसी भी सॉलिड का, माय डियर स्टूडेंट समझना मेरी बात को, किसी भी सॉलिड का कॉम्पोजिशन मतलब संरचना, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, भौतिक गुण हो जाए या रासायनिक गुण हो जाए, तो किसी भी सॉलिड का प्रॉपर्टीज को पढ़ना, कॉम्पोजिशन को पढ़ना, नेचर को पढ़ना, तो ये हम लोग इस तरह के स्टडी को हम लोग क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से समझो, ग्राफी जो वर्ड लिखा हुआ है कहीं भी, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, कहीं भी हो, ग्राफी अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है तो ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, और क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का कॉम्पोजिशन पढ़ना, या उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ना, या उसके नेचर को पढ़ना, तो इस तरह के स्टडी को, साइंस के इस ब्रांच को हम लोग क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सॉलिड स्टेट जो एक डेफिनेशन, सिंगल डेफिनेशन था, इस चैप्टर का क्या मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा।